इसके अंदर दिया गया है प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग पनिशमेंट, यानी कि 36-37 के अंदर जो पेनल्टी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर लगानी है वो किस तरीके से लगानी है, उसका क्या तरीका रहेगा, वो उसके अंदर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में 36 और 37 में क्या तरीका है, किस माध्यम से किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों रूल 36 के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज़, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो मेजर पेनल्टीज़ हैं वो किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर लगाई जा सकती हैं। अब मेजर पेनल्टीज़ क्या क्या हैं, तो मेजर पेनल्टीज़ जो हैं वो सभी रूल 34 में 1 से 5 तक जो पेनल्टीज़ हैं वो सब मेजर के अंदर है, और 6 से 10 तक जो पेनल्टीज़ हैं वो माइनर पेनल्टीज़ हैं। तो जो पेनल्टीज़ हैं वो दी गई हैं रूल 34 में, लेकिन उनको लगाने का जो तरीका है वो दिया गया है रूल 36 और 37 में। तो रूल 36 के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्लियर कहा गया है कि पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लोजेस 1 to 5 शैल बी मेड आफ्टर एन इंक्वायरी एज फार एज मे बी। तो जो पेनल्टी 36 के अंदर लगानी है तो उसमें तभी उसको लगाना है कि जब उस पर कोई इंक्वायरी कर ली जाए, मतलब एज फार एज पॉसिबल, कि जो 36 में अगर किसी को डील करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उस पर एक इंक्वायरी हो जानी चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इंक्वायर इनटू इटसेल्फ और अपॉइंट अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी मुद्दे को खुद इंक्वायर करना चाहती है या उसके लिए किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। whenever it is proposed to hold an inquiry the disciplinary authority shall draw up or causes to be drawn up। तो जब लगता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि कोई इंक्वायरी कंडक्ट करानी है तो उसको कुछ चीज़ें लेखबद्ध करनी होंगी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करनी होंगी। वो क्या क्या करेगा, द सब्सटेंस ऑफ द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डेफिनाइट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्जेस। तो जिस सब्सटेंस से, जिस पदार्थों से या जिस माध्यम से वो कोई चार्ज लगाया गया है, चार्ज किस तरीके का हो सकता है, मिसकंडक्ट का हो सकता है, मिसबिहेवियर का हो सकता है, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या आर्टिकल लगाए गए हैं, मतलब क्या क्या इम्पुटेशन उसके ऊपर हैं, तो वो सभी चीज़ें लेखबद्ध करनी होंगी। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ द इम्पुटेशन इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो जो जो चार्ज लगाए गए हैं, जो जो मतलब इम्पुटेशंस हैं, जो दोष लगाए गए हैं, उसके सपोर्ट में क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं उनको भी लेखबद्ध करना होगा। A list of document by which and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained। और एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की और उन सभी विटनेस की जिनके माध्यम से जो चार्ज है वो सिद्ध होता हो। Disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the enrolled member of force a copy of the articles of charge, the statement of imputations, a list of documents and witness by which each article of charge is proposed to be sustained। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो चार्ज उस पर लगाए गए हैं उसकी एक कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें वेरीफाई होने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो चार्ज सपोर्ट करते हैं उनकी एक कॉपी, और जो विटनेस उसमें अपना विटनेस देंगे उसकी एक कॉपी देनी होगी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को। और एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स से ये उम्मीद लगाई जाएगी कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो अपना डिफेंस स्टेटमेंट है उसको सबमिट करे, या फिर इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने खुद प्रेजेंट होकर के अपना डिफेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट इफ चार्जेस आर नॉट एडमिटेड इन डिफेंस स्टेटमेंट और if it is considered necessary to do so an inquiry authority not below the rank of inspector may be appointed for the purpose। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही जो भी इम्पुटेशंस के जो आर्टिकल्स हैं उनकी कॉपी और जो आपने विटनेसेस हैं या डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को दी और उसको बताया गया कि आपको इन इन कारणों के माध्यम से ये चार्ज आप पे लगाए जा रहे हैं जिसके सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये विटनेस हैं। तो अगर डिफेंस स्टेटमेंट के अंदर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स अपना जो गुनाह है या जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी उसने की है या नहीं की है जो उस पर लगाई गई है उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो एक इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, और जो इंक्वायरी अथॉरिटी जो अपॉइंट होगी वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब कम से कम उसमें जो रैंक होगी
इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए वो इंस्पेक्टर होगी। इफ चार्जेस आर एडमिटेड इन डिफेंस स्टेटमेंट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज। अगर डिफेंस स्टेटमेंट के अंदर एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स जो उस पर चार्ज लगाए गए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है, अपना एक फाइंडिंग बना करके उसके माध्यम पर सबमिट कर सकती है। If no written statement is submitted, the disciplinary authority may itself inquire or appoint an inquiry authority to do so। अब इसमें यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट सबमिट उसने नहीं की तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद भी इंक्वायरी कर सकती है और इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट भी कर सकती है। Where the disciplinary authority itself inquire or appoints an inquiry authority, it may appoint a member of the force to be known as presenting officer। तो जब कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है तो उसके साथ में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है अपने बिहाफ पर एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, जो क्या करेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ से केस को प्रेजेंट करता है। The disciplinary authority where it is not the inquiring authority shall forward following to the inquiry authority। और जहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो खुद इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो विटनेसेस के लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो चार्जेस हैं और स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशंस हैं, वो सब फॉरवर्ड उसको करने होंगे इंक्वायरी अथॉरिटी को। अब जैसे यही बताया गया, कॉपी ऑफ आर्टिकल्स, कॉपी ऑफ डिफेंस स्टेटमेंट इफ सबमिटेड, अगर डिफेंस स्टेटमेंट एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स ने दिया तो उसकी भी कॉपी जानी है। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इम्पिटेशंस, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सॉरी अपॉइंटिंग एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया उसकी एक कॉपी। द एनरोल्ड मेंबर of force within 10 working days or as specified in the written notice by the inquiry authority shall appear in person before the inquiry authority। तो इसके अंदर ये बताया गया है, वैसे तो स्पेसिफाइड टाइम एक दिया जाता है कि एक नोटिस निकलता है कि जिस डेट में इंक्वायरी कंडक्ट होगी और जो आपका एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स होगा उसको प्रेजेंट होना होगा इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने। The enrolled member of force so charged may be permitted to present his case with the assistance of any other member of the force। दोस्तों ये भी होता है कि जो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है अगर वो साउंड नहीं है इतना कि अपना जो बचाव है खुद कर सके तो उसको चॉइस दी जाती है कि आप एक डिफेंस स्टेट असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जो मतलब उसी यूनिट में जहाँ पे एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पोस्टेड है तो वहीं पर पोस्टेड कोई बल सदस्य को वो अपना असिस्टेंस यानी कि रख सकता है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपनी मर्जी के 3 चॉइस देगा कि 3 चॉइस में से किसी एक को असिस्टेंस नियुक्त किया जाए। तो किन्हीं 3 में से जो अथॉरिटी होती है एक को अपॉइंट कर भी सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो असिस्टेंस उसने लिया है, डिफेंस असिस्टेंस लिया है, अगर वो एक समय में 3 या मतलब 3 ही केस को असिस्ट कर सकता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। मतलब एक डिफेंस असिस्टेंस जो होगा वो एक टाइम पे केवल 3 को ही असिस्ट कर सकता है, नॉट मोर देन 3। इफ द मेंबर ऑफ द फोर्स हैज नॉट admitted any of the article of charge in his defense statement or has not submitted any written statement of defense appears before the inquiry authority। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है उसने कोई अपना डिफेंस स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया है और ना ही वो किसी चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा बिफोर इंक्वायरी अथॉरिटी और जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसके साइन लेकर के उसको फाइल करेगी। द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल रिटर्न ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस टू विच मेंबर ऑफ फोर्स प्लीड गिल्ट। अगर सपोज करो किसी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स पर कुछ चार्जेस लगे हैं, 2 या 3 चार्जेस उस पर लगे हैं, अगर वो किसी 1 या 2 को एक्सेप्ट करता है तो उसकी फाइंडिंग जो है बना करके इंक्वायरी अथॉरिटी रिटर्न कर सकती है या सबमिट कर सकती है। इफ द मेंबर ऑफ द फोर्स फेल्स टू अपीयर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, रिफ्यूजेस टू ओमिट टू प्लीड, रिक्वायर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस द एविडेंस। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेंबर ऑफ द फोर्स जो उसको टाइम दिया गया है, उस स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए,
अपना डिफेंस स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए, वो ऐसा नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो उस केस को पोस्टपोन करा सकता है, उस इंक्वायरी को पोस्टपोन कर सकता है अगले 30 दिन तक के लिए, बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 डेज से ज़्यादा वो नहीं करा पाएगा। और वो उसमें क्या रीजन इसका दिखा सकता है कि जो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है वो किसी डॉक्यूमेंट्स को जो रूल 3 में दिए गए हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस किए हैं उनको एग्जामिन कर रहा है, ठीक है, या फिर जो विटनेसेस हैं और किसी ऐसे विटनेस को वो प्रेजेंट करना चाहता है जो उस लिस्ट में नहीं है, उस पर काम कर रहा है, या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की वो तलाश में है जो कि गवर्नमेंट की कस्टडी में है, किसी अथॉरिटी की कस्टडी में है, वो लिस्ट में नहीं है और जो उसके डिफेंस में काम कर सकती है। तो ये रीजन दे करके केस को, इंक्वायरी को फर्दर 30 डेज के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। आगे, द इंक्वायरी अथॉरिटी विल फॉरवर्ड द सेम टू द अथॉरिटी इन हुज कस्टडी और पोजेशन द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। तो अगर कुछ ऐसा है, कोई ऐसा विटनेस या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स लिखता है या इंक्वायरी अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करता है, तो एक इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगी, उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगी किसके पास, उस अथॉरिटी के पास जिसके पास वो डॉक्यूमेंट या जिसकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट रखे हैं। अगर उसको लगता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए हैं रिलेवेंट है, ये किसी उस केस में काम आ सकते हैं। ऑन रिसिप्ट द रिक्वेजिशन रेफर्ड इन सब रूल 11 द अथॉरिटी शैल प्रोड्यूस द सेम टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। और अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट अथॉरिटी को मिलती है तो वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस भी कर सकती है अगर उसको लगता है ये रिलेवेंट है। अगर उसको लगता है ये रिलेवेंट नहीं है तो उनको प्रोड्यूस करने से मना भी कर सकती है। On the date fixed for inquiry, the oral and documentary witnesses by which the article of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. तो दोस्तों इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो डेट इंक्वायरी के लिए फिक्स की गई है उस इंक्वायरी के दौरान जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है वो विटनेसेस को या डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, साथ ही साथ जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो भी डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो भी इन चीज़ों को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी in its discretion may allow the presenting officer to produce evidence not included in the list। जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो अपनी डिस्क्रिप्शन से या अपनी जो पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटिंग ऑफिसर को ये मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इस लिस्ट में, मतलब इंक्वायरी की जो लिस्ट उनको दी गई है उसमें इंक्लूडेड नहीं है और जो रेलिवेंट हो सकते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटिंग ऑफिसर को मिल सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम ही है कि पूरे केस को प्रेजेंट करना, विटनेसेस और जो डॉक्यूमेंट्स उनको एग्जामिन कराना। When the case for disciplinary authority is closed, the enrolled member of the force shall be required to state his defense statement। मतलब जब सारी कार्रवाई हो चुकी होगी तो उस दौरान क्या होता है, लास्ट में जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है उसको अपनी डिफेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होती है। रिकॉर्ड कराना इन द सेंस वो रिटर्न में खुद भी दे सकता है या फिर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो ओरली भी इसको रिकॉर्ड करा सकता है और इसकी एक कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी दी जाएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स डजंट सबमिट रिटर्न स्टेटमेंट ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस और डजंट अपीयर इन द पर्सन और फेल्स और रिफ्यूजेस टू कंप्लाई। ऐसा भी हो सकता है कि जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है वो ना तो कोई अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा डिफेंस की, ना ही किसी जो उसको चार्जेस लगाएंगे उनको एक्सेप्ट करेगा और मतलब कोऑपरेट भी नहीं करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, एक एक्स पार्टी इंक्वायरी की जा सकती है, मतलब एक तरफा इंक्वायरी जो अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी है वो कर सकती है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड इट शैल कंटेन। जब सारी कार्रवाई हो चुकी होगी तो जो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मतलब रिपोर्ट क्या होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट होगी जिसमें द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन, जो आर्टिकल लगाए हैं, जो चार्ज उस पर लगाया है वो, और जो इम्पुटेशंस हैं, जो उस पर दोष लगाए गए हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो दिया जाएगा। द डिफेंस ऑफ एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स,
इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी चार्ज उस पर लगाए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट में जो उसने अपना डिफेंस दिया है उनको सबमिट किया जाएगा। एन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस, एन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और जो चार्ज लगाए हैं उन पे क्या क्या असेसमेंट किए गए हैं एविडेंस के साथ, वो सबमिट किया जाएगा। फाइंडिंग्स जो हैं वो सबमिट की जाएंगी। द इंक्वायरी अथॉरिटी सेल the inquiry authority where it is not itself the disciplinary authority shall forward the disciplinary authority report and all documents of inquiry। अगर disciplinary authority जो है जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करेगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। When disciplinary authority is competent to impose any penalty specified in Rule 34, it may forward the findings to the authority competent to impose any major penalties। इसमें दोस्तों एक थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कहना चाह रहा है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो कम्पिटेंट नहीं है कि किसी मेजर पेनल्टी को या 34 के अंदर जो पेनल्टीज़ हैं उनको लगाने के लिए, तो वो जो इसकी फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की वो भेजेगा उस अथॉरिटी को जो कि कम्पिटेंट है पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी if it is not itself the inquiry authority may consider the records of inquiry and records its finding on each charge। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। The disciplinary authority having regards to its finding on all any articles of charge is of the opinion that any of the major minor penalties should be imposed on the enrolled member of the force। मतलब लास्ट में ये है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो फाइंडिंग्स है उनके आधार पर ये देखा जाएगा कि क्या उसके ओपिनियन में कौन सा उस पर मेजर या माइनर पेनल्टी इसके रिगार्डिंग इम्पोज की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये 36 के बारे में था। अब ऐसे ही 37 में क्या है, इसमें है माइनर पेनल्टीज़, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज़ की माइनर पेनल्टी अगर किसी एनुअल मेंबर ऑफ द फोर्स पर लगानी है तो उसका क्या तरीका रहेगा। तो उसमें ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग एनी ऑफ माइनर पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 34 शैल बी मेड आफ्टर इन्फॉर्मिंग द एनुअल मेंबर इन राइटिंग ऑफ द इम्पुटेशंस। किसी भी माइनर पेनल्टी को लगाने से पहले जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है उसको ये इन्फॉर्म करना होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज लग रहे हैं, ठीक है ना, ये आप पे दोष लगाए गए हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर सके। होल्डिंग एन इंक्वायरी इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सो डिजायर्स, और अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि जो इम्पुटेशन है उस पर एक इंक्वायरी कराना जरूरी है तो इंक्वायरी भी करा सकती है। मतलब 37 में कंपलसरी नहीं है कि 37 को इम्पोज करने के लिए इंक्वायरी की जरूरत है, लेकिन अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है इंक्वायरी की जरूरत है तो वो करा सकती है। टेकिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाई एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स, एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स ने अगर कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स ऑन ईच इम्पुटेशन ऑफ जजेस लगे हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या ऑर्डर किए गए हैं उसकी एक कॉपी भी इसमें लगेगी। तो दोस्तों ये आपका 36 और 37 के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको इस